न्यूज नेशन पर आप लगातार देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश और गुजरात से संबंधित एग्जिट पोल। हम आपके सामने वो तमाम आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं जिसके आधार पर हम ये कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात में 2/3 की बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना सकती है। इसके आसार काफी प्रबल हैं। हालांकि गुजरात के आंकड़े कुछ संशोधित हो सकते हैं क्योंकि अभी तक हम 3 बजे तक की पोलिंग के आधार पर यह आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन आपको यह कह सकते हैं कि जो आसार दिख रहे हैं उससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात में पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है। 47% वोट परसेंटेज गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाता दिख रहा है। कांग्रेस के खाते में बढ़ोतरी हुई है लेकिन 43% और अन्य के खाते में 10%। अगर आप इसे सीट में तब्दील करें तो आंकड़े जो निकल कर आते हैं वो दरअसल गुजरात के लिए 100 सीट बताएं हम आपको, अगर तो गुजरात के लिए 124 से 128 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती हैं। कांग्रेस के लिए 52 से 56 सीटें मिल सकती हैं, अन्य के खाते में 1 से 3 सीटें जा सकती हैं। बीजेपी की अब तक की सबसे बड़ी जीत की ओर पार्टी बढ़ रही है, क्योंकि न्यूज नेशन का एग्जिट पोल तो यही कहता है। हमारे वॉर रूम से जो नतीजे लगातार हमारे सामने आ रहे हैं आकलन करके, क्या 2002 गुजरात दंगों के बाद भी अब तक की सबसे बड़ी जीत की ओर बीजेपी बढ़ रही है। भले ही उसका 150 का टारगेट ना हो, लेकिन 22 साल की एंटी इनकम्बेंसी को पीछे छोड़ते हुए अगर यही एग्जिट पोल नतीजों में तब्दील होता है तो क्या गुजरात में और बीजेपी के लिए 2002 से भी मुफीद माहौल वहां पर बनता बिल्कुल। और आइए जरा आपको बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश में हमारा एग्जिट पोल क्या प्रेडिक्ट कर रहा है। हिमाचल प्रदेश में 48% वोट परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकता है। कांग्रेस के खाते में 42% वोट परसेंटेज है और अन्य के खाते में 10। यानी कि अगर हम सीटों में इस आंकड़े को तब्दील करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि 47 सीटें तक भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है और कांग्रेस 23 सीटों तक अपना आंकड़ा पहुंचा सकती है। अन्य के खाते में 3 सीटें अधिकतम जा सकती हैं। इस वक्त हमारे साथ साक्षी महाराज भारतीय जनता पार्टी से वरिष्ठ नेता और राजीव त्यागी जी कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। साक्षी महाराज, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो अप्रत्याशित जीत की बात गुजरात में निकल कर आ रही है, क्या इसका आकलन आप लोगों का ठीक वैसा ही था? हालांकि अमित शाह ने 150 का आंकड़ा जरूर दिया था, आपके पार्टी अध्यक्ष हैं, लेकिन लोग मान रहे थे कि शायद वो लक्ष्य बहुत ऊंचा है। तमाम एग्जिट पोल शायद ये कहते हैं कि तकरीबन 130 तक आंकड़ा हो सकता है। हम 127 के आसपास का आंकड़ा आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन खुद आपका व्यक्तिगत क्या आकलन रहा है? साक्षी महाराज जी, आप तक आवाज आ रही है हमारी? साक्षी महाराज, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हो गया, आवाज तो नहीं। ऐसा लग रहा है कि शायद अभी तक उनको आवाज नहीं मिल पा रही है, तकनीकी दिक्कत है। इस दिक्कत को दूर करके हम तुरंत उनसे सवाल पूछना एक बार फिर शुरू करते हैं, लेकिन आइए जरा इस सवाल को हम अपने विशेषज्ञों के सामने भी रखें। राहुल जी, इसे एंटी इनकम्बेंसी की किस नजरिए से देखें कि जहां सीटें घटनी चाहिए वहां बीजेपी की सीटें अब बढ़ रही हैं, और इतना ही नहीं, जबकि जैसा कि अभी हमारे सहयोगी पिनाज ने कहा, हिस्टोरिक हाइट्स यहां तक तो शायद बीजेपी आज तक पहुंची ही नहीं जो गुजरात में पहुंचने के आसार दिख रहे हैं। तो क्या ये माने कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक्सेप्टेबिलिटी से भी आगे बढ़कर लोगों ने तय कर लिया है कि भाई यही है, इनके अलावा कुछ है ही नहीं? देखिए, हम लोग चर्चा भी आपस में कर रहे थे और मेरा निजी मत भी है कि बहुत ज़्यादा महान आश्चर्यजनक अनुमान आ रहे हैं। और चूंकि आपका चैनल अकेला नहीं है जो इस तरह की हवा का ऐसा रुख दिखा रहा है, बाकी भी थोड़े अंतर के साथ इसके करीबी हैं, तो ये मानना पड़ेगा कि फिर अब ये केवल सीधी सीधी एक लड़ाई जिसमें टक्कर होती है, खींचतान होती है, वो नहीं, एक छत्र साम्राज्य जैसी कोई चीज़ उभर के आ रही है लोगों के दिलो दिमाग पर। एक व्यक्ति का ऐसा असर, ऐसी पकड़ और जकड़, ये बहुत ही आश्चर्यजनक है। और ये सारे हमारे पूर्वानुमानों को, सारे विश्लेषणों को, सारे हमने जो तमाम प्रभावों और नाराजगियों के बारे में अंदाज लगाए थे, वो सब ध्वस्त कर देगी अगर ये आंकड़े सही हैं। साक्षी महाराज भी हमारे साथ इस वक्त लग रहा है अब तकनीकी दिक्कत जो है दूर हो गई। साक्षी महाराज, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह के यहाँ पर एग्जिट पोल में, न्यूज नेशन के एग्जिट पोल में 124 से 128 सीटें बीजेपी को मिलती हुई दिख रही हैं, आपके पार्टी के टारगेट से भले ही आप दूर हों, लेकिन जिस तरह के कांटे का मुकाबला जमीन पर बात कही जा रही थी, उसके हिसाब से तो आप ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रहे हैं। प्रतिक्रिया पहली आपकी। मैडम, माननीय नरेंद्र भाई मोदी और
राजनीति के चाणक्य श्री अमित शाह जी गुजरात से आते हैं। गुजरात की जनता का सोचना है कि ये हमारे हैं, कुछ भी हो लेकिन अमित शाह और मोदी हमारे हैं। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है और दूसरे देश के प्रधानमंत्री हैं, विश्व के नेता हैं। दूसरा, विकास सिर चढ़ कर के बोल रहा है। तीसरा, कांग्रेस ने जो अब तक किया है इस देश में, लूट खसोट की है, घोटाले किए हैं, तो कुल मिलाकर के गुजरात की जनता बहुत समझदार है। और गुजरात की जनता, जैसा कि आप दिखा रही हैं, आपका चैनल जो दिखा रहा है, मुझे लगता है, मेरा विश्वास है, आत्मविश्वास है कि मोदी जी का इतना बड़ा प्रभाव है कि जो आपका आकलन है उससे भी आगे निकलने वाली हैं सीटें। जैसा कि हम शुरू से कहते आए हैं कि हम 145 150 को पार करेंगे, तो मैं तो सन्यासी भी हूं, मेरी आत्मा यही कहती है कि हम लोग 145 150 को पार करेंगे। परंतु आप हमारी जीत दिखा रहे हैं, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालांकि संशोधन हो सकता है आंकड़ों में, हम अपने दर्शकों को बता देंगे 4 बजे तक जो वोटिंग हुआ है उसके आंकड़े हैं। उसके बाद अभी 2 घंटे जो वोटिंग रही होती है, 5 बजे भी लोग लाइन में लगे रहते हैं, उनके हिसाब से भी जो हमने डेटा इकट्ठा किया होगा, उसके बाद संशोधन की गुंजाइश अभी है। देखते हैं किसके पक्ष में महाराज जी, लेकिन एक बड़ा सवाल मैं अजय आपसे ये पूछ रहा हूं। आपने कहा आप सन्यासी हैं और सन्यासी कई बार चीज़ों को जो दिखता नहीं है वो भी देख लेता है। तो ये बताइए कि हिमाचल प्रदेश, गुजरात, जो ये नतीजे निकल कर आ रहे हैं, क्या ये सिर्फ मोदी जी की मेहनत है या दरअसल लोगों ने तय कर लिया है कि राहुल जी के प्रति कोई विश्वास है ही नहीं? देखिए, दोनों बात हैं। मोदी का जादू सिर चढ़ करके बोल रहा है जी, और मोदी लोगों के दिल दिमाग में इस तरह से समाहित हो गए हैं, चाहे मामला उत्तर प्रदेश के चुनाव का हो, चाहे फिर मेयर के चुनाव का हो, चाहे फिर हिमाचल के चुनाव का हो, चाहे गुजरात का चुनाव का हो, मोदी लोगों को भारत के भाग्य विधाता दिखाई दे रहे हैं। मोदी जी ने इन 3 साल में सारे विश्व में भारत का माथा जो ऊंचा किया है, भारत का नाम जो ऊंचा किया है, उनने विदेश नीति से पाकिस्तान और चीन को जो अलग थलग कर दिया है। तो लोगों का सोचना यह है कि मोदी का हर एक्शन, मोदी का हर निर्णय राष्ट्र के सम्मान के लिए, गरीबों के सम्मान के लिए है। महाराज जी, लेकिन एक सवाल है कि अगर मोदी जी सब कुछ इतना जानते हैं तो आप पिछले 15 दिन के उनके भाषणों को उठाकर देख लीजिए। शब्दावली का जो इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान को कांग्रेस से जोड़ दिया गया, पाकिस्तान के साथ साथ मुसलमानों को कांग्रेस से जोड़ दिया गया, इसकी आवश्यकता क्या थी? क्या कांग्रेस को आप वाकई में मानने लगे हैं कि सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है? सुनिए, ये मोदी जी ने, अजय बाबू, ये मोदी जी ने नहीं जोड़ा। हम तो विकास के नाम पर ही चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन जब मणिशंकर के अय्यर के घर में मीटिंग होती है, पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ मीटिंग होती है, गुजरात में हमें जिताइए, बीजेपी को हराइए, इस मुद्दे पर मीटिंग होती है, जब मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान जाते हैं और बिना बेशर्मी से कहते हैं कि बीजेपी को हटाइए, मोदी को हमें हटाइए और हमें लेके आइए, तो ये सारी की सारी बातें जब मणिशंकर अय्यर मोदी जी को नीच कह देते हैं, ये सारी की सारी बातें तो कांग्रेस लेकर के आई। भारतीय जनता पार्टी लेकिन तो प्रधानमंत्री पद की भी एक गरिमा होती है, उसकी एक शब्दावली होती है। प्रधानमंत्री अपनी पार्टी का प्रचार करें, उसके लिए खूब मेहनत करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक प्रधानमंत्री पद की भी एक गरिमा होती है। मणिशंकर अय्यर और प्रधानमंत्री का कद बराबर का नहीं हो सकता ना? नहीं, बिल्कुल बराबर का नहीं होता। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगुआ तेली, नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा, माननीय प्रधानमंत्री ने किसी गरिमा का उल्लंघन नहीं किया है। माननीय प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा है वो सारे का सारा गरिमा के अंतर्गत ही कहा गया है। अगर कोई मैडम, अगर माफी मांगनी चाहिए मोदी जी को, पद की गरिमा का उल्लंघन किया, अगर नहीं, कोई गरिमा का उल्लंघन नहीं किया है। अगर कोई प्रश्न करेगा तो उत्तर देना ही पड़ेगा, उत्तर देना बनता है। और अगर कोई प्रश्न करेगा, उत्तर नहीं दिया जाएगा, तो इसका मतलब हम उसकी बात को स्वीकार करते हैं। तो मोदी जी ने हर प्रश्न का उत्तर दिया है, इसलिए माननीय मोदी जी ने किसी गरिमा का उल्लंघन किया नहीं है, इसलिए माफी का कोई प्रश्न खड़ा नहीं होता है। महाराज जी, राहुल गांधी ने तकरीबन 27 मंदिरों में देवी और देवताओं का दर्शन किया। मोदी जी भी देवी देवताओं का दर्शन करते हैं,
मैं ये जानना चाहता हूं आप लोग क्यों राहुल जी को इतना अध्यात्म से जोड़ रहे हैं? आप तो सन्यासी हैं ही, उन्हें भी सन्यासी बनाने लगे हैं क्या आप लोग? देखिए, जहां तक मोदी जी का प्रश्न है, मोदी जी अमेरिका में जाते हैं तो नवरात्रों का व्रत रखते हैं जी। मोदी जी अगर नेपाल जाते हैं तो पशुपतिनाथ का दर्शन करते हैं। मोदी जी अगर ढाका जाते हैं तो ढाकेश्वरी देवी का दर्शन करते हैं। लेकिन माननीय श्री राहुल गांधी जी, हम उनको बधाई देंगे कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। जब जम्मू कश्मीर का चुनाव होता है तो तुर्की टोपी लगा करके पता नहीं कहाँ के तुर्क बन जाते हैं। जब यूपी का चुनाव होता है तो बढ़िया सी टुपिया लगा के हरा गमछा डाल के मौलवी बन जाते हैं। और जब गुजरात में चुनाव होता है तो जनेऊ दिखाते हैं। मंदिर तो गिरगिट को भी फेल कर दिया रंग बदलते हैं। राहुल गांधी, आप ये कहना चाह रहे हैं? रंग भी बदलते हैं, आस्था भी बदलते हैं, और गिरगिट को भी फेल कर दिया राहुल ने रंग बदलने में। तो मैं समझता हूं राहुल के आगे गिरगिट भी शर्मा गई होगी, उनसे भी आगे निकल गए राहुल गांधी। महाराज जी, लेकिन आपने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। आप राहुल गांधी को अध्यात्म से क्यों जोड़ना चाहते हैं? क्यों आप लोग उनको प्रेरित कर रहे हैं इतना ज्यादा? क्योंकि इस मुद्दे को आप बहुत भुला रहे थे। बीजेपी के लोग बार बार कह रहे थे भाई मंदिर क्यों जा रहे हैं, मंदिर क्यों जा रहे हैं? अच्छा है ना, जुड़ रहे हैं। हो सकता है आपकी फिलॉसफी, आपकी आइडियोलॉजी के पास पहुंच जाए। नहीं, ये पहुंचे और दिलो दिमाग से पहुंचे तो अच्छा है, लेकिन ये तो गंगा पर गंगादास, यमुना पर यमुनादास। ये तो जम्मू कश्मीर में कुछ दिखाई देते हैं, यूपी में कुछ दिखाई देते हैं, गुजरात में कुछ दिखाई देते हैं। ये मामला इनका टेम्परेरी है, आत्मा से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। ये आध्यात्मिकता नहीं है, दिखावा है। कोई कपड़े के ऊपर जनेऊ नहीं पहनता है, जैसे जनेऊ पहन करके दिखा रहे हैं राहुल गांधी। चलिए ढोंग करते हैं राहुल गांधी। राजीव त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव त्यागी जी, यहाँ पर साक्षी महाराज कह रहे हैं कि ढोंग करते हैं, दिखावा करते हैं, आस्था भी बदलते हैं और रंग भी बदलते हैं राहुल गांधी। ये सब साक्षी महाराज ने क्या है, क्या जवाब देंगे आप? राजीव जी, इसके साथ एक सप्लीमेंट्री मैं ये जानना चाहता हूं, जनेऊधारी कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या हिंदू काफी नहीं था? देखिए, जनेऊधारियों ने हमेशा ही देश की संस्कृति को और देश के आज़ादी के मूवमेंट को, देश की हर व्यवस्था को बेहतर करने का काम किया है। और इस जनेऊधारी राहुल गांधी जी ने ही गुजरात में सबसे बड़ा तिरंगा दलितों के हाथ से लेकर के तिरंगा फहराने का काम किया। उस तिरंगे को रूपानी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर हैं, गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने मना कर दिया था लेने से। रही बात, साक्षी महाराज बैठे हैं सामने, जिस व्यक्ति पे बलात्कार का आरोप लगे हों। नहीं, मैं क्षमा चाहता हूँ राजीव जी, और सारे राजीव जी, मैं क्षमा चाहता हूँ, इस तरह के व्यक्तिगत आरोप मत लगाइए प्लीज। हम पार्टी पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, सिर्फ पार्टी पॉलिटिक्स। अजय जी, मैं राजीव से एक बात पूछ लूं? राजीव से एक बात पूछ लूं? जी, अच्छा चलिए जी। आपका आदेश हो तो राजीव से मैं जवाब दे दूं ना पहले। आप मुझे जवाब देने नहीं जा रहे। और एक व्यक्ति बलात्कार का आरोप लगे हो, तो आरोपों पर अन्य संगीन धाराएं लगी हो, बिल्ली खंबा नोच रही है। बार बार चांस दे रहे हैं, बहस में आई है। और साक्षी महाराज ठीक वही काम कर रहे हैं। अच्छा राजीव जी, आप किसी राजीव जी, मैंने आपसे सवाल सीधा पूछा। राजीव जी, मैंने सवाल आपसे सीधा पूछा, ये बताइए ना, जनेऊधारू करके दिखा रहे हैं। राजीव जी, जनेऊधारी कहने का मतलब है कि आप जाति सूचक टिप्पणी कर रहे हैं। भाई यही कहना था तो कह देते ना कि राहुल गांधी ब्राह्मण है, क्या दिक्कत थी ये कहने में? मेरा प्रश्न अजय जी, मैं पूछना चाहता हूं राजीव से। अजय जी, जो सवाल आप हमसे पूछते हैं जी, वो सवाल ऐसे सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछे जाने चाहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताइए ना। गांधी फैमिली पर, गांधी फैमिली कांग्रेस पार्टी की न्यूक्लियस, मैं जवाब तो दे रहा हूं जी, मैं जवाब तो दे रहा हूं। गांधी फैमिली कांग्रेस पार्टी की न्यूक्लियस है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, और गांधी फैमिली ने ही निश्चित रूप से देश की सेवा भी की है, समाज की सेवा भी की है, कांग्रेस पार्टी की सेवा की है, और देश को हमेशा सबसे बड़ा माना है, इसलिए प्राणों का निछावर भी दिया।